हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हमारा सेशन है उस सेशन में हम देखेंगे चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, जिसका हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। 2022 के से 2023 यानी अभी लेटेस्ट वर्जन यूथ का कंपटीशन टाइम्स का लेटेस्ट वर्जन देखेंगे। हमने आपसे कहा ही है कि हमारा स्कोर कितना होना चाहिए, 100+। उसी की रणनीति है, उसी की तैयारी है, क्योंकि कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा था शुरू में। आपको बता दें, जब आप 60 क्वेश्चन ईजीली कराते तो आपको करने कितने 60। तो आज हम दिखाएंगे कि 60 क्वेश्चन हमारे क्यों नहीं आएंगे। ऐसा कोई कारण पैदा नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से हमारे 60 क्वेश्चन आए ना। तो चलिए देख लेते हैं हम कितना कंटेंट कवर करके जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। तो हमारे अमूमन 60 क्वेश्चन ईजीली आ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, 60 क्वेश्चन तो हमारे पहले ही सही हो जाते थे, बट हमें कितने 60 क्वेश्चन और सही करने हैं। तो ऐसे करके हमारा 100+ का ही स्कोर बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या रणनीति है, क्या किस तरह से इसमें दिया है। चैप्टर वाइज की अगर बात की जाए तो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। आपको बता दें कि इसमें मैंने सिलेबस भी रखा है, जिससे आपके साथ कुछ डिस्कशन हो सके, जिससे आपको और बूस्ट मिल सके। यानी आपको बताना है कि पीजीटी का और टीजीटी का कहाँ पे सिलेबस आपस में टच हो रहा है, अगर आपने होम साइंस यानी एक ही सब्जेक्ट से डाला है तो। क्योंकि इससे बेनिफिट होता है काफ़ी जब आप टीजीटी और पीजीटी दोनों एक ही सब्जेक्ट से डालते हैं तो। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाएगी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और आपका जीडीसी और डाइट असिस्टेंट प्रोफेसर, टीएसएसबी के, केबीएस के, एनपीएस के, आरपीएस स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार और नीटा, यूजीसी नेट और जेआरएफ सेट के एग्जाम है। सेट के बारे में बता दिए, स्टेट लेवल का होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये सेंट्रल लेवल की होता है। यूजीसी नेट और जेआरएफ नीटा जिसको कनेक्ट कराती है। चलिए देखते हैं। गृह विज्ञान 80 सेट्स हैं इसमें, और 80 सेट्सों को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी औरों से बेहतर हो सके। और इसके लिए हमने सोचा है कि जो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट है यानी होम साइंस नाम से, उसकी जगह नई एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे। उसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स करके सॉल्व पेपर एंड यूथ कंपटीशन टाइम करके प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। तो 2 प्लेलिस्ट बनेगी होम साइंस की न्यू। उनमें क्या होगा, दोनों में ही यूथ का आपको कंटेंट मिलेगा। तो ये इससे ये होगा कि आप इजीली चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट देखना नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हम किन किन राज्यों के यहाँ पे एग्जाम पेपर देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी। ठीक है, हरियाणा तक के हम देखेंगे। हमने उन्हीं स्टेटों को, मतलब इस यूथ कंपटीशन टाइम में उन्हीं स्टेटों को लिया गया है। यहाँ पे हिंदी पैटर्न लागू है, या फिर कहें कि यहाँ पे सिलेबस का जो कंटेंट है वो यूपी की तरह ही है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कितने मिलेंगे, तो आपको मैंने तभी कहा था कि जब इतने सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा भी बूस्ट नहीं बढ़ेगा आराम से। तो आपका मोटिवेशन इस तरह अपने आप क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि इस बुक का इतने क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, और इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अलग, तो काफ़ी क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, या मेरे ख्याल से आप 15,000 के आसपास क्वेश्चनों को लगा चुके होंगे तब तक आपका यूपी टीजीटी होगा। यूपी टीजीटी में आपके क्या है, मतलब पॉइंट वाइज कहें या फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, ये आप इसमें देख ही पाएंगे। जहाँ पे भी यूपी टीजीटी का क्वेश्चन होगा थोड़ा मैं उसे ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, क्योंकि फिर रिपीट हो तो आप आराम से उसे कर सकें। ठीक है, तो आपको उससे इसकी लेवल भी पता पड़े, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके कि हमारे पेपर में आएंगे कैसे क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे विस्तृत व्याख्या भी है, विश्लेषण सहित भी है, आयोग के संशोधित आंसर के द्वारा ये प्रमाणित भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आयोग की आंसर की, कभी कभी आयोग का जो आंसर होता है हमें उसी के साथ चलना होता है, क्योंकि ये चलना बेस्ट भी होता है। क्योंकि पिछली बार की आंसर की में कुछ था बच्चे की एज के ऊपर, तो उसमें माना गया था 0 से 2 ईयर। तो हम लोगों ने भी अनुकरण की अवस्था, याद आ गया, अनुकरण की अवस्था को माना गया है, याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष। ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं 2 से 5 भी मिलता है बुकों में, मगर हम आयोग के आंसर की को ही राइट मानते हैं। क्योंकि आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम पुरानी वाली आंसर की को उठाकर उसमें प्रूफ के तौर पर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या करना है, आपको बता दें कि इसी तरह पूरा आपको पीडीएफ ऐसे ही प्रोवाइड कराया जाएगा।
जैसे आपका ये पूरा एक ही बार का PDF आपको प्रोवाइड होगा, वीडियो में भी और PDF में भी, ठीक है। भोजन एवं पोषण इसका पूरा एक आपको पंच मिलेगा। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अलग है, प्रोटीन अलग है, वसा अलग है, विटामिन जो अलग है वो अलग मिल जाएगा। जब आप इतने टॉपिक कवर करेंगे तो इजीली आपके साथ क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए वनस्पति भोज्य पदार्थों का आपका ये पूरा एक यूनिट मिलेगा। पेय पदार्थ अलग से मिलेगा। प्राणिज भोज्य पदार्थों में आपके इतना कवर करेंगे। तो इस तरह से ही सेम कवर करेंगे। तो मैंने इसीलिए इसका भी फ़ोटो खींच लिया जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैम अब कहाँ चल रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा, प्लस आपके कंटेंट में यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन है। तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना, पूरी बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टुकड़ों के माध्यम से, जिससे कि आप इजीली उसे पढ़ भी सकेंगे। उपचारात्मक पोषण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको हो सकता है हम भी 2 पार्टों में कवर कर दें, बट जो आपको PDF मिलेगी वो 1 पार्ट की पूरी मिल जाएगी। खाद्य परीक्षण एवं संग्रह, भोज्य पदार्थों में मिलावट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। वस्त्र विज्ञान, परिचय एवं महत्व है। वस्त्र उपयोगी रेशों का परीक्षण है। वसा, लिनन और जूट ये कैसे हैं? आपके सेलुलोजिक रेशे हैं, याद रखिएगा। ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन ये क्या है? खनिज रेशे एवं ताप सुमन्य रेशे या पॉलिस्टर रेशे भी हैं। तो इस तरह से हमने क्या करा है, यहाँ पे इस बुक में दे रखे हैं। तो वस्त्र निर्माण एवं परिसज्जा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भारत के परंपरागत वस्त्रों की कढ़ाई, वस्त्रों का चयन, देख रेख, संरक्षण एवं वस्त्रों का मूलभूत सिद्धांत, धुलाई सामग्री, गृह व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, और यहाँ पे है उपलब्ध साधन और विनियोग, आय, उपयोग एवं उपभोक्ता बाजार चिन्ह जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, सामाजिक गृह व्यवस्था। फिर देखिए शक्ति, समय एवं धन का व्यवस्थापन। फिर रसोई घर एवं रसोई घर की साफ सफाई, तो यहाँ पे पूरा रसोई आप पढ़ लेंगे। किचन के बारे में आपके में दिया रखा है। आंतरिक सज्जा में आप पढ़ लेंगे कला के तत्व, डिजाइन, पोत, फर्नीचर हो सज्जा। फिर प्रसार शिक्षण का अर्थ एवं अनुभव, इसे बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि पिछली बार के UPT TGT ने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठाए थे वो प्रसार शिक्षा से उठाए थे। तो प्रसार शिक्षा को हम पॉइंटों में भी देखेंगे। इसे करने के बाद आपको बता दें कि हम फैक्ट वाइज भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, यानी पॉसिबल नहीं हुआ तो अपने हैंड राइटिंग नोट्सों से ही फैक्ट वाइज करा देंगे, नहीं तो कुछ और ही कराने के, मतलब कुछ और नए तरीके से कराने का अभी सोच रहे हैं। जब तक अगर नॉर्मल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हैंड राइटिंग नोट से ही कंप्लीट करा देंगे। संचार एवं संचार मॉडल है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, यहाँ पे ये बहुत आते हैं। पोषण के क्षेत्र, कारक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, महिला सशक्तिकरण है। अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा है, मूल्यांकन है। बाल विकास की परिभाषा, क्षेत्र एवं अध्ययन है। विकास प्रतिमान के आधार यानी वंशानुक्रम, वातावरण एवं अधिगम है। बुद्धि विकास की अवस्थाएं एवं प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक कार्य भी हैं। नवजात काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो इस तरह से ये अवस्थाएं हैं। विकास के नियम एवं सिद्धांत भी हैं, और एरिक्सन है, प्याजे है, फ्रायड है। इस तरह से चलते जाएंगे। इस तरह से सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे, क्योंकि अब हम हर टॉपिक का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो हमारा आधे से ज़्यादा समय यहीं पे हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पंचायत भी है। अनुसंधान की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे पास, तो उन्हें मैं आज ही इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे कि ये अनुसंधान विधि वगैरह का आपका क्या हो, थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लें, फिर MCQ टाइप इससे कर लेंगे तो हमारा पूरा अनुसंधान हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य में प्राथमिक चिकित्सा है और विषय। चलिए, तो इस तरह से हमारा पूरा रहेगा। गृह गणित भी है इसमें एंड में। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि आपके 100+ का हमारा टारगेट है, क्योंकि इस बुक को कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, साथ में फैक्टों को कराएंगे, तो और फिर 100+ क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। आहार एवं पौष्टिकता में देखिए क्या क्या है। पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना, संतुलित आहार अभी पढ़ेंगे, आहार वर्गीकरण अभी पढ़ेंगे, उनका स्रोत, पौष्टिकता, अल्पता के रोग, आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण, मिलावट, विभिन्न रोगों, ज्वरों, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा, दिल रोग के रोगियों के लिए आहार, मानव शरीर में संरचना, भोजन का पालन, अवशोषण, चयापचय, सामान्य रसायन।
ये सभी आपके पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट गृह प्रबंधन से जुड़ी है, तीसरी यूनिट स्वास्थ्य से जुड़ी है, चौथी यूनिट बाल विकास से जुड़ी है, और पांचवी जो है वस्त्र सिले वस्त्रों और देशों का वर्गीकरण, उसका रसायन, परिधान की बनावट, उसकी सजावट, कपड़ों की रंगाई धुलाई, विभिन्न अवसरों पर और यूँ मौसमों में लिबास का चुनाव। यहाँ पे ये वस्त्रों से टोटल जुड़ी है। प्रसार शिक्षा, तो ठीक है, प्रसार शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह प्रबंधन, वस्त्र विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं है बट इसको आप पूरा वस्त्र विज्ञान में लेके चलिए इस वाली यूनिट को। तो इस तरह से हमारे पास कितनी यूनिट हो जाती हैं, 6 यूनिट कवर करने हो जाती हैं टीजीटी में। अब बात करते हैं पीजीटी की यहीं पे, कि पीजीटी में आप देख ही रहे हैं शरीर संरचना विज्ञान से कितना मतलब पहली यूनिट है और पूरी यूनिट को इतना कवर करा गया है। दूसरी हमारी स्वास्थ्य है जो हमें किससे कवर हो जाएगी, हमारी जो टीजीटी से कवर हो जाएगी। ठीक है, तीसरी यूनिट है शिशु विकास की, ये भी टीजीटी से कवर होती है हमारी। वस्त्र परिधान की, ये भी टीजीटी से कवर हो जाएगी। प्रसार शिक्षा, ये भी टीजीटी से कवर हो जाएगी। मुझे कराना क्या है, केवल पीजीटी वालों को केवल और केवल आपको मतलब आपको अलग क्या करना है। बहुत से बच्चे मतलब स्टूडेंट कहते हैं, बहुत से फ्रेंड्स भी कहते हैं कि मैम आप पीजीटी का नहीं करा रही, तो देखो पीजीटी वालों को करवाना क्या है, केवल इतना पोर्शन जो उनका ह्यूमन साइंस से रिलेटेड है। और तो सेम जो टीजीटी में हो रहा है वही आप पीजीटी वालों के लिए है। गुर्दा द्वारा मूत्र निस्तारण, मूत्र का निर्माण, उसकी संरचना, त्वचा, मांसपेशियों की बनावट जो आपकी इंटर की बुक में है, ये आपकी पूरा के पूरा शारीरिक संरचना विज्ञान इंटर की बुक में है। तभी कल हमने शारीरिक क्रिया विज्ञान करके जो पढ़ाया था वीडियो, उसकी लिंक भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे यही सारा है उस बुक में जो इंटर की बुक है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्यों आना है, क्योंकि इंटर की बुकों में ये दे रखे है हार्मोन्स वगैरह, बच्चेदानी गर्भाशय क्या है, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में दे रखी हैं। तो आने वाले समय में केवल और केवल आपको फैक्ट वाइज ये करा दी जाएगी। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो हमारा है 01। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर। और उसकी बात करें वीडियो की, तो वीडियो की प्ले लिस्ट में आपको यूथ कंपटीशन चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर करके एक प्ले लिस्ट प्रदान कर दी जाएगी, एक कर दी जाएगी यूथ प्रैक्टिस सेट करके। तो 2 प्ले लिस्ट बना दी जाएगी होम साइंस की अलग से, क्योंकि होम साइंस करके जो प्लेलिस्ट है उसमें कंटेन मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट जुड़ रहे हैं वो तो देखते जा रहे हैं, बट वो जो पुरानी वीडियो हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी या फिर आ भी रही होंगी। तो बट हमें लगता है कि वहाँ वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमें नई यूथ की अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो जब जो हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं। तो यहाँ पर पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं, तो पहला जो ऑप्शन है लेवाइजर। लेवाइजर कौन है, पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं। हम बता दें, हम आपको केवल ऑप्शन में राइट बताएंगे, क्योंकि यहाँ हमें लगेगा कि किसी ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है तो ही करेंगे, या मतलब किसी ऑप्शन से कोई नया कॉन्सेप्ट बनना होगा तो ही उसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें इसकी विस्तृत व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ना है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे तथा काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्लियर भी होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, पोषण विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी लेवाइजर। 1770 से 1794 को माना जाता है। पोषण यानी न्यूट्रिशन वह विशिष्ट रचनात्मक चयापचय क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण, तत्व स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविकी क्रियाओं का संचालन होता है। सामूहिक रूप से पोषण कहलाती हैं। पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पहला, पोषक तत्वों का सेवन। दूसरा, पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित में रहना। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विकृति चिन्हों का दिखाई पड़ना। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धिरोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो ये रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया जो है उसका दूसरा स्थान है।
ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 यानी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रक्तअल्पता चाइल्डहुड वेस्टिंग को कम करने की दिशा में कई प्रगति नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की आधी से अधिक महिलाएं रक्तअल्पता से ग्रसित हैं, यानी उनमें क्या है, खून की कमी है। रक्तअल्पता से ग्रसित महिलाओं की संख्या 2016 में कितनी थी, 52.6% से बढ़कर साल 2020 में कितनी हो गई, ये याद रखिएगा 53% हो गई है। यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है, गिरावट नहीं, संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, तो यहाँ दालों और भूरा चावल ये अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ठीक है, मांस मछली अंडा ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जा सकते हैं, या विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। भूरे चावल और आपकी दालें ये क्या है, पल्स एंड ब्राउन राइस, ये क्या करते हैं, संयोजन अच्छी गुणवत्ता प्रोटीन, यानी जितनी भी आपकी दाल है उनमें क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं, तो यहाँ पे सार्वजनिक पोषण चक्र की बात की जाए तो यहाँ पे पोषण चक्र में कितने चरण हैं, तो वो 5 चरण हैं पोषक तत्व में। क्योंकि उस टाइम जब आंसर की आई थी तो इसमें क्या था कि एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सार्वजनिक पोषण स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें इस क्वेश्चन पे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, यानी सभी को मार्क्स इक्वल मिलेंगे। ये किसका क्वेश्चन है, तो ये DSSB PGT 2018 का क्वेश्चन है। ये जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे अगर आप 5 भी लगाते हैं, क्योंकि 4 होते हैं, 5 लगाओ, 4 लगाओ, 8 लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्योंकि सारे ऑप्शन गलत हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी विज्ञान के चरणों का वर्णन है कि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों में योगदान करते हैं। ठीक है, कार्यान्वयन भी है, मूल्यांकन भी है, कार्यक्रम विकास भी है, कार्यक्रम है, विकास है, कार्यान्वयन है और मूल्यांकन है। इस तरह से 4 चरण हैं। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है उसको कहते हैं फूड एडिटिव कहा जाता है। फूड एडिटिव की बात की जाए तो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। भोजन के पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है भोज्य पदार्थों में मिलावट। नेक्स्ट चलते हैं। अकाल के समय एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों को किया जाए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, क्योंकि सबसे पहले छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण विकसित होते हैं। वह भोजन जो एक पोषकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, तो यहाँ पर होता है स्पष्ट द्रव्य भोजन कहा जाता है। जो क्या होता है, पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, तो यहाँ पे पोषण जो है भोजन के अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ये कहाँ का है, आपका TGT 2019 का है। ये कहाँ का है, ये PGT 2019 का है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि केवल फैक्ट वाइज आपको पता रखनी है। अगर आप UP TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शरीर के कार्य पर भोजन का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ द फूड एट वर्क इन बॉडी के रूप में परिभाषित है। पोषण संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे हमें इसे सही क्रम में लगाना है। तो पहला होगा मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल्य सूचकों का निर्धारण करना,
फिर नेक्स्ट होगा सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, फिर संरचना का विकास करने के बाद नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, फिर उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी। यहाँ पे देखिए मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है, तो अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है पोषक तत्वों का। आहार या पाचन तंत्र के माने सबसे बड़ा यानी कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से भी अधिक होती है, तो किसकी लंबाई अधिक है? तो छोटी आंत की लंबाई अधिक है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंतों में उंगली के समान कई उभार होते हैं जिन्हें रसांकुर विल्ली कहते हैं। इस रसांकुरों के कारण छोटी आंत का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में भी होता है। इसकी लंबाई भी बड़ी आंत से अधिक होती है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो वो हमारा है पोषण। देखिए ये भी एग्ज़ाम कब का है आपका? पीजीटी 2005 का एग्ज़ाम है। तो आपको बस देखना क्या है कि पीजीटी टीजीटी में इसी तरह के फैक्ट वाइज आते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण को माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्कों से अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है तथा उसके विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चे को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि उसके शरीर की विभिन्न बीमारियों से भी बचाता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, तो कब धारण अधिक होगा? तो यहाँ पे पहला है दबाव द्वारा पकने से यानी प्रेशर कुकिंग से, भूनने से, उबालने से और तलने से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है भूनने से अधिक होता है। दिए गए भोज्य पदार्थों में उबालने से इनमें से पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होता है, यानी उबालने से यहाँ पे सर्वाधिक होता है। यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या है? वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबालकर खाने से उस भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों का पका देने से उसकी पौष्टिक क्षमता कम हो जाती है। सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं यहाँ पे। तो सूची 1 क्या है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो HPLC, ठीक है। प्रोटीन की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन HPLC। बीटा कैरोटीन की बात की जाए तो ये बीटा कैरोटीन होता है टाइट्रीमेट्रिक से। एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। वसा में असंतृप्तता की बात की जाए तो ये होता है आयोडीन की संख्या से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी। चलते हैं प्रोटीन HPLC, बीटा कैरोटीन, टाइट्रीमेट्रिक, एस्कॉर्बिक एसिड, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और वसा में असंतृप्तता, आयोडीन की संख्या। व्यायाम में पोषण की भूमिका है। व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। व्यायाम यानी एथलेटिक्स में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया। ऐसी शारीरिक क्रियाएं एवं गतिविधियां हैं जो मनुष्य के समस्त अंगों के पूर्ण और संतुलित विकास में सहायक होती हैं, व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार से गति करनी पड़ती है। इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं: सुबह शाम घूमना, भागना, दौड़ना, योगाभ्यास एवं खेलकूद। नेक्स्ट चलते हैं बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाइयों में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो खाद्य मूल्य का याद रखना है, केवल ये फैक्ट वाइज है तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में आ सकता है। 40 से 60%, ठीक है, 40 से 60%। वैसे ये किस में आया है? 2019 के नीटा UGC नेट में आया है, बट आप इसको याद रखेंगे क्योंकि फैक्ट वाइज मैं पहले से बताती जाऊंगी, जिससे कि आप इन्हें पेपर के लिए याद रखें जो टीजीटी पीजीटी में आ सकते हैं। खाद्य इकाइयाँ कितनी हैं? 40 से 60%।
पोषण की बात की जाए तो यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उसका उपयोग किया जाता है। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। यहाँ पे देखते हैं पोषण एक ऐसी प्रक्रिया का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अंगों की वृद्धि एवं पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक तत्वों को प्राप्त करता है तथा शरीर में उनका उपयोग करता है। यह मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। हरी पीली सब्जियां, दूध एवं दुग्ध पदार्थ, ब्रेड, आटा, अनाज, संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किसमें क्या है। तो हरी पीली सब्जियों की अगर कूट मिलाई जाएगी तो यहाँ पे क्या है, हरी पीली सब्जियों में क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स, आयरन, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट है दूध व दूध उत्पादन पदार्थ। तो यहाँ पे दूध उत्पादन पदार्थों में क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन्स। ब्रेड, आटा, अनाज में क्या होता है, तो यहाँ ब्रेड, आटा, अनाज में आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, राइबोफ्लाविन, थायमिन और नियासिन। क्योंकि ये तो आपको समझ में आ रहा है, ब्रेड है तो कार्बोहाइड्रेट है, आटा अनाज में क्या हो जाता है, फाइबर भी आ जाता है और आयरन। इस तरह से आपका संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी में तो ये किसके हैं, तो यहाँ पे ये देखना है हमें कि अब कौन बचा। तो यहाँ हमें क्या करना है, हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या था, यही था कैरोटीनॉइड्स, आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी किसमें है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा डी। कुछ इस तरह से है, तो आप देख ही पा रहे होंगे। हरी पीली सब्जियों में कैरोटीनॉइड्स यानी पोषक तत्व, आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दूध व दूध प्रोडक्टों की बात की जाए तो कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन्स होते हैं। ब्रेड, आटा में बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होता है। अनाज में थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लाविन और आयरन होता है अनाजों में। संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट चलते हैं खमीर, सोया लेसिथिन और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून। तो यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो कोड बनेगी वो बनेगी आपकी, यहाँ पे डी रहेगी इस क्वेश्चन की, यानी ए का 5। तो यहाँ पे देखते हैं खमीर किससे उठता है, तो कीड़वन से। सोया लिथनिन क्या है, पायसीकरण है। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून क्या है, प्रतिऑक्सीकारक है। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, विरंजक है। कैल्शियम सोर्बेट क्या है, परिरक्षक है। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो इस तरह से बनेगी। भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। तो यहाँ पे गैर पोषणीय घटक हैं उपयुक्त सभी, रेसे या रेफेज, जल और वर्ण यौगिक, ये क्या है, गैर पोषणीय घटक हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, फाइबर। ठीक है, रेफेज यानी डाउन गैस। नेक्स्ट चलते हैं, फलों और सब्जियों में बहुत सारे गैर पोषक तत्व होते हैं, साथ ही इनमें कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड, डाइथोलियोन, फ्लोवोनाइड्स, विटामिन्स जैसे फोलेट, सी और ई आदि पाए जाते हैं। ट्राइडोजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है, तो भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ट्राइडोजिल टेस्ट। ठीक है, ट्राइडोजिल टेस्ट किससे संबंधित है, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन है। GIC
17 में आया है। बट आपको ये याद रखना है क्योंकि आपके में रिपीट हो सकता है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके में बन सकते हैं। तो इंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। भोजन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फूड परफॉर्मेंस इन द बॉडी, यानी भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भोजन क्या करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। तो उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखते चलने हैं। ये कब का है, जीआईसी प्रवक्ता का 2015 का, बट ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भोजन शब्द का प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है जो खाए जाते हैं या जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं जिसे हम आसानी से चबा सकते हैं, जिसमें ऊर्जा मिलती है, जो हमारे अनेक गतिविधियों में सहायक है, उस पदार्थ को भोजन कहा जाता है। भोजन शरीर के लिए निम्न कार्य करता है, याद रखिएगा ये सभी कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तभी तो डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। भोजन संग्रह करिए, भोजन में रखिए। एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावित कर देते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन्हें भोज्य पदार्थों में रखा जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का 24 घंटे बाद उम्र अनुसार लंबाई, जैव रासायनिक विधि और रचनात्मक विधि। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी आया था भोज्य पदार्थों को बांटा गया, ऐसे ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इस तरह का आएगा तो हमें करना क्या है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सभी को सही माना है, यानी आपको बोनस दिया गया। पोषण स्तर आकलन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, शारीरिक माप द्वारा पोषण स्तर की आकलन की, आहारीय सर्वेक्षण है, जीव रसायन व अन्य प्रयोगशाली निरीक्षण आदि है। नेक्स्ट चलते हैं, 5 खाद्य समूह पद्धति हैं। तो कौन कौन सी है, तो खाद्य समूह पद्धति पूछा जा रहा है। तो खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें, फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद। खाद्यान्न क्या क्या है, तो देखिए खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, जो दाल होती हैं, दालें और फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद होते हैं, फल एवं सब्जियां, वसा एवं चीनी। ये सभी क्या है, आपके 5 खाद्य समूह हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। 1 खाद्य समूह, 2 खाद्य में क्या है, दाल एवं फलियां, ऐसे याद रखिए। पहला खाद्य समूह है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, हो सकता है इसमें पूछ लिया जाए कि इनमें से खाद्य समूह नहीं है। फिर है दूध एवं, फिर है दाल है एवं फलियां आ जाएंगी। फिर आपकी थाली में दूध एवं दूध उत्पाद आ जाएंगे, दूध से दही बनता है, रायता बनता है, कुछ भी। फल एवं सब्जियां आ जाएंगी, यानी सलाद आ जाएगा इसमें। फिर वसा एवं चीनी, जो भी आपने मीठा लिया खाने के बाद। तो इस तरह से आप इस लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ये हमारा तीसरा ग्रुप है, ये चौथा है, ये 5वां। तो इस तरह 5 खाद्य समूह पद्धतियाँ हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइड भी कर रखा है। बसाए एवं चीनी में मक्खन, घी, गुड़, चीनी आ जाता है। फल एवं सब्जियों में आम, अमरूद, गाजर, गोभी आ जाता है। दूध एवं दूध उत्पाद में दही, पनीर, अंडा, मछली, लीवर आ जाता है। दाल में सोयाबीन, राजमा, अरहर और अरहर की दाल आ जाती है। गेहूँ, चावल, बाजरा या फिर ये रोटियां जो खाते हैं वो आ जाता है। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। तो आधारीय चयापचय कहलाता है। ये रिपीट हो सकता है क्योंकि ये 2009 से अभी नहीं आया है। तो पीजीटी 2009 में आया है ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मेटाधारीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाला चयापचय आधारीय चयापचय के अंतर्गत ही आता है। राल क्या है, तो ये वर्णक है। राल क्या है, आपका वर्णक है। ये वर्णक का काम करता है, याद रखेंगे। ये वर्णक है, रेंजिन है। ठीक है, वर्णक ना मिले तो ये, राल ना मिले तो ये क्या हो जाएगा, रेंजिन हो जाएगा। आहारी ऐसा ही है, रेंजिन। गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकलता है। अन्य
पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कौड़धारी पेड़ों से रेंजिन अधिक मात्रा में क्या होता है, अधिक मात्रा में निकलता है। लॉल एक वर्णक होता है और ठीक है, वर्णक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। गोंद लकड़ी रोगन यानी वार्निश सुगंध और अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है, तो आपका गोंद है, लकड़ी रोगन का यानी वार्निश बनाने में, सुगंध और अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। खाद्य वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। अभी हमने पढ़े भी थे 5 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है, तो वो हमारे 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है। किसके अनुसार, स्वामीनाथन के अनुसार पूछा जाए तो आप 11 बताएंगे। ये TGT 2004 का ऑप्शन है, यानी 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, अनाज, ज्वार, दालें, फलियों को अलग रखा है, गिरिया या तिलहन है, सब्जियां हैं, फल हैं, इस तरह से 11 करे गए हैं। मिर्च मसालों को इन्होंने अलग रखा। पोषण स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, तो यहाँ पे अनुकूलतम और अल्पतम रूप में पोषण स्थिति का अनुकूलन वर्गीकरण किया जाता है। उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और पर्याप्त पोषण। कीड़वन से क्या बढ़ता है, तो पाचनशीलता बढ़ती है कीड़वन से, क्योंकि कीड़वन से हम क्या करते हैं, जलेबी के लिए, डबल रोटी के लिए कीड़वन ही बनाते हैं। कीड़वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन हो जाता है। कीड़वन से पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्थापक का कार्य करती है। खमीर मिलाकर ही अधिकतर डबल रोटी, नॉन रोटी, विशेष पिज्जा बेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य पदार्थ है, पोषक तत्व है, तो कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है, तो अगर संतरा की बात की जाए तो ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। खजूर की बात की जाए तो रागी की बात की जाए तो रागी हमें क्या देता है, कैल्शियम देता है। खजूर लोहा तत्व, लोहा देता है। और बात की जाए पपीता की तो ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा पपीता क्या है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 4। तो ए का 4 हमें किसमें 3 में मिल रहा है, ए का 4। तो हमारा ऑप्शन बनेगा 3। पपीता विटामिन ए है, संतरा विटामिन सी है, और खजूर लो है और रागी क्या है, कैल्शियम है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दूसरी यूनिट, इसकी सब यूनिट शुरू हो गई। पोषण विज्ञान की, क्या नाम है इसका, सुपोषण एवं कुपोषण। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को देखेंगे। आज हमें पूरी यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है, तो ये अति पोषण कहलाता है। जब आपने क्या कर दिया, अति कर दी। कहते हैं ना गाँव में, अति मत करो, यानी किसी चीज़ को ज़्यादा मत लो। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अति पोषण कहलाता है, ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। जब व्यक्ति के आहार में कुछ पोषक तत्वों की अधिकांश लंबे समय कुछ पोषक तत्वों की अधिकांशता हो जाती है तथा यह अधिकांशता लंबे समय तक चलती रहती है, वो अतिपोषण कहलाते हैं। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, हृदय रोग यानी हार्ट डिसीज, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, विटामिनोसिस ए तथा डी आदि। गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है ... के अत्यधिक निम्न स्थिति से, तो वह लंबाई के सापेक्ष भार से। PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप। PEM का क्या अर्थ है, तो P माने होता है प्रोटीन, E माने होता है एनर्जी और M माने होता है माल न्यूट्रिशन। तो PEM को क्या बोलते हैं, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। ये क्या है, सबसे व्यापक रूप है।
प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी का सेवन किया जाता है, तब हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जब लंबे समय तक हम क्या करते हैं, अपर्याप्त क्या करते हैं, प्रोटीन और एनर्जी का सेवन करते हैं। हीमोग्लोबिन और मूत्र आयोडीन और सीरम रेटिनॉल और सीरम एल्बुमिन। तो यहाँ पे विटामिन ए की हीनता है, गलघंट है, और गलघंट के बाद प्रोटीन हीनता है यानी क्वाशोरकर है, और यहाँ पे है अरक्तता है। तो अरक्तता कब हो जाती है, जब ब्लड में क्या हो, हीमोग्लोबिन की मात्रा गिर जाती है। यहाँ पे देख ही पाएंगे हीमोग्लोबिन क्या है, अरक्तता है। जब हीमोग्लोबिन अरक्तता है तो सीरम रेटिनॉल क्या है, तो सीरम रेटिनॉल की बात की जाए तो सीरम रेटिनॉल विटामिन ए की हीनता है। सीरम एल्बुमिन क्या है, तो सीरम एल्बुमिन होता है प्रोटीन हीनता है। और मूत्रीय आयोडीन क्या है, तो हमारा गलघंट होता है। तो इस तरह से ये राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए सीरम एल्बुमिन प्रोटीन हीनता यानी क्वाशोरकर है, और हीमोग्लोबिन अरक्तता है, मूत्रीय आयोडीन गलघंट है, और सीरम रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए की हीनता से होता है। जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे कहा जाता है माता पिता संबंधी पोषण। ठीक है, इसे सीधे नसों में दिया जाता है। इस मरीज को जीवित रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अंतःशिराओं इंटरवेस्कुलर द्वारा दिया जाता है, जिसे पेरेंटल पोषण कहते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। यह तीव्र डायरिया, शॉर्ट वेवल सिंड्रोम यानी शॉर्ट वेवल सिंड्रोम और कुपोषण यानी आदि रोग के मरीजों को दिया जाता है। भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकार का उच्च बोझ क्या है, तो उच्च बोझ जो है यहाँ पे कमी संबंधी विकार है। तो भारत की बात की जा रही है, तो भारत में क्या क्या है, तो घेंगा है, गलघंट है जो बहुत मिलता है, रतौंधी भारत में बहुत है, और अरक्तल्पता है। तो ये भारत में क्या है, उच्च कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है, घेंगा, रतौंधी और रक्तल्पता। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा बी, घेंगा यानी गलघंट, रतौंधी और रक्तता। भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। तो उच्च प्रचलन क्या है, कमी का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उच्च प्रचलन रहेगा विटामिन ए का और लोहे का। इसकी कमी का भारत में क्या है, उच्च प्रचलन है। बहुत ज़्यादा बच्चों में इसकी कमी देखने को मिलती है। ऑप्शन हमारा बी यानी ए और डी। भारत में विटामिन ए, लोहा तत्व, फॉलिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों का उच्च प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो उपयुक्त सभी, प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये कहाँ पे आया है, DSSB PGT 2018 का। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बच्चों में PEM का कारण है। P यानी प्रोटीन, E माने एनर्जी, M माने मालन्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या है, तनाव भी है, स्ट्रेस की वजह से PEM का कारण बनना है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ये क्या है, पोषण तत्व की कमी से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट चलते हैं, 6 माह से 60 माह की आयु के बच्चों में SAM के निदान के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई के लिए वजन 3 MD से कम, ऊंचाई के लिए वजन 2 MD से कम, और ऊंचाई के लिए MUAC
115 मिमी से कम, और MUSC 120 मिमी से कम, एडिमा और डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे जो उत्तर रहेगा वो हमारा रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा वो है ऊंचाई के लिए वज़न 3 MD से कम। नेक्स्ट है फिर MUAC 115 मिमी से कम। फिर हमारा एडिमा, एडिमा क्या है, ऊतकों में पानी भर जाना या शरीर में पानी भर जाना। तो यहाँ पे हम 1/3 और आप यहाँ पे ऑप्शन है 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊंचाई के लिए वज़न 3 HD से कम है, और MUAC 115 मिमी से कम है, और एडिमा है। लक्षण और बीमारी, तो क्या लक्षण है उनसे होने वाली क्या बीमारी है। मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति कब होती है, मूत्र में प्रोटीन की, तो याद रखिएगा कब होती है मूत्र में, तो मूत्र में प्रोटीन की कभी कम मूत्र की बात की जाए तो ये कब होगी, तो वो हमारे नेफ्रोटिक संलक्षण में, क्योंकि नेफ्रोटिक क्या है, आपकी किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, क्योंकि पिछली बार आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटोरिया क्या है। स्टेटोरिया, तो स्टेटोरिया कु अवशोषण है। फिर न्यूरोसाइट्रिक क्या है। न्यूरोसाइट्रिक की बात की जाए तो न्यूरोसाइट्रिक, तो यहाँ पे है हेपेटिक इंसोफेलिटिक था। मूत्र में प्रोटीन नेफ्रोटिन संरक्षण है। प्लेटलेट्स एकत्रण करना, तो यहाँ पे जो रहेगा वो CVD है, तो ऑप्शन बनेगा B। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटलेट एकत्रित करना, तो वो है CVD। पोषण मूल्यांकन की विधियाँ उपकरण, तो यहाँ पर पोषण मूल्यांकन की विधियाँ देखें। आहार सर्वेक्षण, मानव मिति, जीव रसायन और रोग विषयक। तो आहार सर्वेक्षण और जीव रसायन और रोग विशेषज्ञ की बात की जाए तो यहाँ पे जो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। आहार सर्वेक्षण की बात की जाए तो ये क्या है, विटोट स्पोर्ट्स है आहार सर्वेक्षण। मानव मिति की बात की जाए तो MUAC है मानव मिति, MUAC। जीव रासायनिक की बात की जाए तो जीव रासायनिक कौन है, HB है। रोग विशेषज्ञ की बात की जाए तो रोग विशेषज्ञ क्या है, यहाँ पर रोग विशेषज्ञ, तो रोग विशेषज्ञ की बात की जाएगी तो रोग विशेषज्ञ क्या रहेगा। आहार सर्वेक्षण को देखते हैं, FFQ है। मानव मिति क्या है, MUAC है। और जीव रसायन कौन है, तो HB है। रोग विशेषज्ञ कौन है, विटोट स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवकथन बोल रहा है पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरफ की हैं। अल्प पोषण, अधिक पोषण की रोकथाम। जबकि कारण बोल रहा है भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कारण और अविकथन और कारण, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है कि A सही है लेकिन R गलत है, यानी अविकथन तो सही है मगर उसके जो कारण बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे चलते हैं। SAM बच्चों की पहचान के लिए WHO के का मानदंड WHZ स्कोर माइनस से कम होता है, तो यानी -2 HD से कम होता है। जबकि कारण बोल रहा है SAM बच्चों के गृह आधारित प्रबंधन के लिए WHO के द्वारा RUTF
की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए गलत है और सही है, यानी जो कारण है वो तो सही है मगर जो कथन है वो आपका गलत है। इस तरह के आपके टीजीटी पीजीटी में एक या दो बहुत तेरे एक या दो बहुत इजी से भी आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, ये तो यूजीसी नेट का है। तो आप नेट का एग्ज़ाम देने में आपका टारगेट तो यूपी टीजीटी है, और यूपी टीजीटी में इस बार आप लेकर ही जाएंगे 100+ का रखिए, तो इस बार आप लेकर ही जाएंगे सीट। चलते हैं पोषक तत्वों की कमी और पोषक तत्व, यानी इन पोषक तत्वों की वजह से इनकी कमी हो जाती है। कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं टेटन की, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। एन्यूलर स्टोमेटाइटिस की बात करें तो ये राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अमीनिया की बात करें तो ये फॉलिक एसिड की कमी से होता है। जिंजियावाइटिस की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। और कोइलोचीनिया की बात करें तो ये लोहा तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी मां के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, यानी अब कथन सही है पर कारण गलत है। तो ये सही है और गलत है, तो यहाँ पर जो फ्रूट बनेगा वो क्या होगा, ये सही और गलत है। क्योंकि माँ अगर दूध स्तनपान करा रही है तो दूध पर भी प्रभाव पड़ता है। चलते हैं डॉक्टर, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। तो मेरा मस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके कारण जिसके आहार में न केवल प्रोटीन की कमी होती है अपितु ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में हो जाता है जब माँ को जल्दी गर्भधारण करती है और दो बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रखा जाता है। जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान कराना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जियाँ आदि नहीं खिला पाती है। ऐसी परिस्थिति में बालक को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग हो जाता है। तो कब हो जाता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग, तो भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण हो जाता है मेरास्मस। पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान करिए, यानी स्कर्वी है, क्रेटिन मलेशिया है, एनुलर स्टेमोटाइटिस है और परनीशियस अनीमिया है। तो परनीशियस अनीमिया की बात की जाए तो यहाँ पे स्कर्वी की बात की जाए तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। और राइबोफ्लोविन पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें बीमारी दे रखी है, उनका मिलान करना है। अगर स्कर्वी की बात की जाए तो ये किससे है, विटामिन सी की कमी से है। क्रेटी मलेशिया की बात की जाए तो क्रेटी मलेशिया क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। एंगुलर स्टेमोटाइटिस की बात की जाए तो एंगुलर स्टेमोटाइटिस जो होता है यह रिबोफ्लोविन की कमी से होता है। परनीशियस अनीमिया की बात की जाए तो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो ये इसकी मैचिंग रहेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परनीशियस अनीमिया विटामिन B12 की कमी से है। एंगुलर स्टेमोटाइटिस क्या है, रिबोफ्लोविन की कमी से है। क्रेटोमलेशिया विटामिन ए का मतलब रूप है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से है। चलते हैं, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो और उसके शरीर में कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो जब यहाँ पे ऐसी स्थिति पहचान होती है तो उसे सूखा रोग कहा जाता है।
ठीक है, सूखा रोग यानी मैरास्मस कहा जाता है। 6 माह से लेकर 18 माह के शिशुओं में होता है। 4 वर्ष के बच्चों में भी यह पाया जाता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? इसमें सूजन बिल्कुल नहीं होती है, वजन अत्यधिक कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, तो कुपोषण की दशा में उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए। देख लेते हैं, नींद का कम आना, भूख कम लगना, वजन में कमी और लंबाई। मैरास्मस रोग होता है तो ये प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग हो जाता है, मैरास्मस। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सामान्यतः छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। यह रोग में पीड़ित की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा सामान्य से कम ताप, कमजोर मांसपेशियां तथा पेट का सिकुड़ना आदि लक्षण होते हैं। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, तो कुपोषित व्यक्ति को कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। महिलाएं तथा बच्चे जो हैं इसके कुपोषण के शिकार देखे जाते हैं। त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये किसके हैं? तो ये कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है, झुर्रियाँ पड़ना और त्वचा का रंग पीला होना। ठीक है, शरीर के लिए निर्धारित मात्रा में कम पोषक तत्वों का मिलना अल्प पोषण अथवा आवश्यकता से अधिक का मिलना अति पोषण कहलाता है। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति में हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित पोषण उचित क्या है यहाँ पे, स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार आवश्यक है। निम्न में से कौन में से मोटापे के कारण है? तो ज़्यादा खाना क्या है, मोटापे का कारण होता है, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा कार्बोट ऊर्जा और एनर्जी मिलेगी, तो आपका जो स्टोरेज है वो कभी खर्च नहीं हो पाएगा। मैरास्मस बीमारी पाई जाती है तो 1 वर्ष से कम के बच्चों में मैरास्मस बीमारी पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका टीजीटी के लिए। तो 1 वर्ष से कम स्टूडेंट के लिए में मैरास्मस बीमारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे अभी क्या था, 1 वर्ष से कम के बच्चों में। नेक्स्ट देखते हैं, मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कैसा होता है, कमज़ोर हो जाता है। ये सभी टीजीटी में आने लायक क्वेश्चन है, टीजीटी 2005 का है। कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है, तो जब कुपोषण होगा तो आपको चिंता भी अधिक रहेगी, इसमें दोनों में गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरिया रोग होता है तो पायरिया रोग कहाँ, दांतों में हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, रोग के मसूड़ों में खून एवं पस निकलना तथा श्वास में दुर्गंध आती है पायरिया होने पर। ठीक प्रकार से सफाई ना करने पर पायरिया रोग हो जाता है। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि तो छाती से छोटी होती है। सर की परिधि अगर उसमें पौष्टिकता की कमी है तो उसकी जो छाती है उससे भी उसकी परिधि क्या है, छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाशरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर को रोग हो जाता है। मैरास्मस कहाँ से था? प्रोटीन मैरास्मस के अभी हमने इसमें देखा था, तो वो किसकी कमी से होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चे को अधिक होता है। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? तो वसा की मात्रा, ये टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। तो कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा क्या, सभी न्यूट्रिशनों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। वसा की मात्रा सबसे अधिक। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं, तो फेलोरोसिस और मोटापा, ये दोनों बीमारी पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली बीमारी हैं। फेलोरेसिस और आपका फेलोराइट भी की अधिकता से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इम्यूनोग्लोब्यूलिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसको एंटीबॉडीज़ के नाम से इसे जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने के लिए। उसके किस नाम से? एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है तो कुपोषण कहा जाता है। अगर पोषक तत्व की अधिकता है तो भी कुपोषण है और कमी है तो भी कुपोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। एक या अधिक तत्वों की कमी से रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण या अधिकता होने से अति पोषण हो जाता है। संतुलित आहार को देखेंगे। ICMR-NIN 2020 RDA की सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो हमारे 30 ग्राम की गई है प्रतिदिन की मात्रा, क्योंकि फाइबर हमारे खाने में आते रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ICMR-NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा पर 40 ग्राम निश्चित की गई है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर 30 ग्राम माना है, इसलिए विकल्प ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये चाय जो है संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। ये कई बार GIC प्रवक्ता में और इस बार 2021 में TGT के में पूछा गया था। लिक्विड फॉर्मेट में इसका और प्रवक्ता में दिया गया था। तो क्या है इसमें? उसमें पूछा था संतुलित मतलब स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ नहीं है, तो उसमें चाय नहीं था, इस तरह पूछा गया था। यहाँ पे क्या संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है, तो चाय नहीं है, जबकि दालें, फल और सब्जियां सभी आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सूची पर स्पष्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो परिरक्षण सामग्री, भोजन बनाने का उपक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार हो ही गया। याद रखिएगा चाय को संतुलित आहार में नहीं रखा जाता। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजोइक अम्ल की बात करें तो जेम्स व जेली बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सुखाई गई सब्जियां हैं। निशिन की बात करें तो चीज़ बनता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो चटनी है। सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो संशोधित गोश्त है। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या हमने कर ली, मैचिंग कर ली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साइनोजेन रासायनिक सूत्र डॉट डॉट के साथ एक रासायनिक यौगिक है। तो यहाँ पे क्या है, C4N4। C4N4 क्या है, रासायनिक यौगिक है। हमें संतुलित आहार देना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए हमें संतुलित आहार देना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे संतुलित आहार कहा जाता है, जिसमें आवश्यक सभी घटक शामिल होते हैं। क्योंकि इसमें सभी जो बॉडी जिसको दे रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए इसे संतुलित आहार कहा जाता है। भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है, तो वो हमारा उपयुक्त सभी से भोजन का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। अंकुरण के द्वारा, खमीरीकरण के द्वारा और फोर्टिफिकेशन के द्वारा। यहाँ पे देखते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मांस है, टमाटर है, बैंगन है, शलजम है, मक्का है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं।
मास की बात की जाए तो मास में क्या होगा, मास यानी मायोग्लोबिन हो जाएगा। तो मायोग्लोबिन कहाँ है, मायोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो मायोग्लोबिन हो जाएगा। टमाटर की बात की जाए तो लाइकोपिन होता है टमाटर में, तो लाइकोपिन कहाँ है, अपना नीचे। बैंगन की बात की जाए तो बैंगन में है क्या है, एंथोसायनिन होता है। तो एंथोसायनिन कहाँ है, ये रहा, बैंगन में एंथोसायनिन होता है। शलजम की बात की जाए तो शलजम में क्या होता है, तो जेनेथिन होता है शलजम में। और मक्का की बात की जाए तो मक्का में क्या है, मक्का में जैथोफिल होता है मक्के में। तो इस तरह से जो कूट बनेगी वो ये बनेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन आवश्यक है, तो वो हमारा 0.5 किलोग्राम आवश्यक है। बसीय एसिडों से मिलान कीजिए, तो यहाँ पे बसा है, यहाँ बसीय एसिड है, यानी कौन सा एसिड किस में है। तो यहाँ पे अगर मिलान की बात की जाए तो घी में क्या होता है, SFA होता है घी में, SFA क्या है, घी में होता है। फिर सरसों की बात की जाए तो सरसों में क्या होता है, तो MUFA क्या है, सरसों में होता है। सरसों के बाद कार्डरी यानी सेफ्लावर क्या है, तो कार्डरी यानी सेफ्लायर क्या है, तो ये LA है, ये LA है सेफ्लाइजर। और अलसी फ्लैक्स क्या है, तो अलसी फ्लैक्स ALA है अलसी फ्लैक्स। तो इस तरह से हमने सारी मैचिंगों को देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।